वेलकम सर। इसका गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। शेष सीवी लाए हैं अपना आप? यस सर। सुयस नेगी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप सुयस? सर उत्तराखंड अल्मोड़ा से। उत्तराखंड अल्मोड़ा के हैं आप? यस सर। ओके। फैमिली में कौन कौन है आपके? सर पापा जी, मम्मी जी और 2 भाई। 2 भाई हैं। यस आपसे बड़े हैं भाई लोग? यस सर, एक बड़े हैं और एक छोटे भाई। एक छोटे भाई हैं। सुयस आपने किया है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, यस सर। कहाँ से किया है ये? यस ये BIFS इंस्टीट्यूट ऑफ अल्मोड़ा से, नहीं BIFS इंस्टीट्यूट ऑफ हल्द्वानी। BIFS फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट हल्द्वानी उत्तराखंड में। यस सर। ठीक है। आपका 2024 में कंप्लीट हुआ है? यस सर। ओके। सुयस, ये फील्ड आपने क्यों चुना, फायर एंड सेफ्टी का फील्ड? सर क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा फील्ड दिखे चुनने को, पर मुझे काफ़ी अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसमें ग्रोथ काफ़ी जल्दी होती है और बस सेफ्टी में मुझे जाना काफ़ी पसंद था क्योंकि मैं चाहता था कि एक लाइफ सेवियर के फॉर्म में मैं काम करूँ। ओके। आपको पता है कि आप जब ये अगर इस फील्ड में जब जाएंगे तो जो आपका डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं EHS। यस सर। क्या है ये EHS, इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं? यस सर। क्या है? EHS इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, यस सर। मतलब आपको इंडस्ट्री के अंदर पूरे इन्वायरमेंट हेल्थ और सेफ्टी इन चीज़ों को मेंटेन करना होगा। यस सर। ठीक है। तो क्या लगता है कि आप कर पाएंगे ये सारी चीज़ों को? हाँ सर, मैंने काफ़ी इसके बारे में पढ़ाई की है, काफ़ी प्रैक्टिसेस की है, काफ़ी ट्रेनिंग की है, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ। क्या सब्जेक्ट थे आपके ADIS में? सर ADIS में मेरे सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड फायर के बारे में एंड सर इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी सर ही। ओके। फायर की बात करें तो आपने देखा होगा कि आजकल आए दिन बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं इसकी, यस सर। फायर की। ठीक है। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, सब कुछ लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी बेसिक से ही मैं आपसे जानना चाहूँ कि फायर जो है क्या है और कितने टाइप्स की होती हैं? So fire is an exothermic chemical reaction of required amount of heat, fuel and oxygen. And fire mainly 5 टाइप्स की होती है, चाहे आप इंडियन स्टैंडर्ड में देखें या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में देखें। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास F। क्लास A जो होती है वो होती है सॉलिड फायर, क्लास B में आती है लिक्विड फायर, क्लास C में आती है गैस फायर, क्लास D में आती है मेटल फायर एंड क्लास F में आती है फूड ऑयल में जो लगने वाली फायर होती है। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो 5 तरह की फायर बताई आपने, बताया इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही 5 टाइप्स की हैं। यस सर। तो कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा कोड है वो, इसके बारे में बता सकते हैं? सर ये सर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अंतर्गत आती है। हाँ ठीक है, उसका एक कुछ नंबर होगा, IS कोड होगा ना, IS कोड नंबर होगा ऐसा कुछ, कि ये IS कोड बोलता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। नो सर, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। एक चीज़ और बताइए सुयस, कि जो आपने बताया कि फायर हमारी 5 टाइप्स की हैं, तो अगर जो किसी डीजल पंप पे या पेट्रोल पंप पे आग लग जाती है, यस सर। तो आप वो कौन सी आग है और उसको कैसे बुझाएंगे? सर वो क्लास B टाइप फायर में आता है। अच्छा। एंड जो कि लिक्विड फायर कहलाती है क्लास B टाइप में, और इसे बुझाने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, क्यों, ऐसा क्यों? सर क्योंकि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में होते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि मेनली इसी के लिए यूज़ किए जाते हैं लिक्विड। मतलब ऐसा क्या होता है कि मतलब अगर हम वाटर से बुझाएं तो क्यों नहीं बुझेगी आग? अगर हम वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ करें या पानी का यूज़ करें तो क्या आग नहीं बुझेगी? नहीं सर, वाटर में ऐसा होता है, वाटर की जो डेंसिटी होती है सर वो ये ऑयल गैसोलीन इनसे ज़्यादा होती है, जिससे कि जब वाटर को इनमें अप्लाई किया जाता है तो वाटर अचानक से नीचे बैठ जाता है, जो फायर है वो और ज़्यादा
ग्रेड 2 ले सकती है सर। तो फोम में ऐसा क्या होता है कि वो आपको बचा देता है? सर फोम एक स्टेबल मास का बना होता है जो कि फायर को वहीं पे ही अपने पे कैच रखता है या उसे बिल्कुल कवर कर देता है, ऑक्सीजन को जो है सर बिल्कुल। बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा, कट कर फोम में एक लेयर बना देगा Yes. जिससे आग बुझ जाएगी, इसलिए हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज यूज करते हैं। ठीक है, जो आपने बताया कि बी क्लास का फायर जो है उसमें लगेगा और उसके लिए फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे आप। तो अगर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं आप, उसका कलर कोड क्या होता है एक्सटिंग्विशर का? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है? सर उसका कलर कोड होता है क्रीम कलर। क्रीम कलर। यस सर। ओके, अच्छा एक्सटिंग्विशर का आईएस कोड बता सकते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर का आईएस कोड क्या होता सर है? 15683। 15683। ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए कहीं पे हॉट वर्क हो रहा है, यस सर। इंडस्ट्री में जो है कहीं पे हॉट वर्क हो रहा है, तो वो क्या क्या काम ऐसे हो सकते हैं जिनको हम कंसाइडर करेंगे कि ये हॉट वर्क की श्रेणी में आएंगे? वो कौन कौन से ऐसे काम होंगे? सर रेडिएंट सोर्स से रिलेटेड जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी हॉट सरफेस से रिलेटेड काम हो रहे हैं, जैसे वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, गैस कटिंग, इस टाइप के जितने भी काम हो रहे हैं सब हॉट वर्क में आते हैं। अच्छा, वेल्डिंग, कटिंग और ग्राइंडिंग, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं? जैसे हम इलेक्ट्रिकल वर्क को भी हॉट वर्क के रूप में ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क को क्यों? सर क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क में ऐसा होता है जैसे हाँ स्पार्क्स निकलने का खतरा है, जिससे कहीं भी आग लगने का खतरा हो सकता है सर, इसलिए हॉट वर्क कहें। इसलिए हॉट वर्क कहेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए अगर हम वेल्डिंग पे आते हैं तो वेल्डिंग करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और प्राइमरी पीपीज क्या क्या हैं जिनको हमें पहनना चाहिए वेल्डिंग वर्क करते समय? सो वेल्डिंग वर्क करते समय मेनली हेलमेट, सेफ्टी शूज तो सर होने ही चाहिए, एंड फेस शील्ड होनी चाहिए सर, सेफ्टी ग्लासेस होनी चाहिए। एंड सर वेल्डिंग करते समय सर जैसे टॉक्सिक फ्यूम्स भी निकलते हैं, तो इसलिए हमें रेस्पिरेटर का यूज़ करना चाहिए एंड हैंड ग्लव्स यूज़ करनी चाहिए। कौन से हैंड ग्लव्स? सर लेदर हैंड ग्लव्स यूज़ करने चाहिए। लेदर हैंड ग्लव्स, ठीक है। और एंड सर सेफ्टी जैकेट यूज़ करनी चाहिए सर। सेफ्टी जैकेट? जैसा मेनली एप्रॉन टाइप सर। एप्रॉन, ठीक है। और क्या अदर क्या प्रिकॉशंस लेंगे, मतलब पीपीज के अलावा अदर क्या प्रिकॉशन लेंगे वेल्डिंग वर्क करते समय? सो वेल्डिंग वर्क करते समय अदर प्रिकॉशंस लाइक एलिमिनेशन सर, हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल का हम हेल्प ले सकते हैं, जैसे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपीज। जैसे एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे सर, जैसे वहाँ पे कोई भी एक्सेस सामान होते हैं उन सबको वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, ताकि जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसके स्पार्क्स निकल के उनमें ना लगे, उन थिंग्स में ना लगे और आग वहाँ पे लगने का खतरा कम से कम हो। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन में ऐसा करेंगे सर, जितने भी हम जो भी यूज़ कर रहे हैं सर उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे एंड जिससे ज़्यादा बड़ा खतरा ना हो। ये तो सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल नहीं हुआ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अदर मतलब वेल्डिंग मशीन है उसमें भी कुछ प्रिकॉशंस लेंगे ना, कि वेल्डिंग मशीन है तो कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं Yes, होनी sir. चाहिए, जो आप इलेक्ट्रिक कनेक्शन ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, केबल में केबल कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे ना। Yes, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या प्रिकॉशंस के पॉइंट्स हैं? कोई वर्क परमिट वगैरह कुछ ऐसा जरूरी है क्या ऐसा काम करते समय? कोड सर सेफ्टी हेलमेट 2925 एंड अच्छा, 5 पीपीज के नाम ही बता दीजिए, आईएस कोड नहीं बता दें। सर सेफ्टी बेल्ट एंड सेफ्टी हेलमेट एंड सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस एंड ईयर प्लग। ईयर प्लग। अच्छा, जब इंडस्ट्री में काम होते हैं तो कई तरह के काम होते हैं, उसमें से एक काम होता है हाइट वर्क। यस सर। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं वो होते हैं हाइट वर्क में। यस सर। ठीक है, तो हाइट वर्क किसको कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज़ हाइट वर्क और क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए हाइट वर्क में? सर हाइट वर्क 1.8 मीटर से ऊपर किए जाने वाले जितने भी वर्क होते हैं वो हाइट वर्क में आते हैं। एंड हाइट वर्क के लिए जो मेन प्रिकॉशंस होते हैं वो होते हैं सेफ्टी हार्नेस का यूज़ करना एंड हमें
हाइट वर्क में सर सेफ्टी नेट का यूज़ कर सकते हैं सर, अगर ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग में काम हो रहा है तो सेफ्टी नेट का यूज़ करेंगे। एंड वर्टिगो टेस्ट सर बहुत ज़रूरी होता है, जैसे किन्हीं वर्कर्स को डर लगता है काफ़ी पर वर्क में हाइट करने से, तो उनके लिए वर्टिगो टेस्ट किया जाता है। कैसे करते हैं वर्टिगो टेस्ट, क्या होता है ये? सर वर्टिगो टेस्ट मेनली हाइट वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब क्या होता है प्रोसेस इसका, सर कुछ वर्टिगो जानते हैं मतलब कैसे? प्रोसेस के बारे में idea नहीं पता। नहीं। मतलब कुछ एक हाइट पे वर्करों को चला के देखते हैं कि वो कैसे चल रहा है, कहीं डर तो नहीं रहा है। टेस्ट का मतलब क्या हुआ, आप उसको चेक कर रहे हो, जांच कर रहे हो कि ये आदमी हाइट पे, ऊंचाई पे काम करने के लिए फिट है या नहीं है। तो एक तो मेडिकली आप उसको चेक करवाएंगे कि भाई ये फिट है कि नहीं है, फिजिकली फिट है कि नहीं है, लेकिन वो शरीर उसका फिट दिख रहा है, लेकिन वो अंदर से घबरा सकता है, हाइट पे जाके उसको चक्कर आ सकता है, ठीक है ना। Yes. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊंचाई पर एक टेस्टिंग के लिए, ठीक है, एक जगह जो है वर्टिगो टेस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिसपे एक ऊंचाई पे वर्कर को चला के देखते हैं कि जब वो चल रहा है तो वो कैसे चल पा रहा है, ठीक है, घबरा तो नहीं रहा है, ठीक है। जब वो नीचे आता है तो उसकी हार्ट बीट्स चेक करते हैं कि कितनी है, नॉर्मल है, कैसा है, तो कि उसके बारे में जांच करते हैं। जो इसके लिए जो मेडिकल टीम होती है वो जांच करके बताती है कि ये कैंडिडेट जो है यहाँ हाइट पे काम करने के लिए फिट है या नहीं है। चलिए ठीक है। सुयश, जो आपने बताया कि 1.8 मीटर से ऊपर जो भी काम होता है उसको हाइट वर्क कहते हैं, और सेफ्टी नेट लगाना चाहिए, तो कितने मीटर हाइट के ऊपर सेफ्टी नेट लगाना चाहिए हमें? सर 6 मीटर हाइट के ऊपर सेफ्टी नेट लगाना चाहिए। अगर किसी भी ऐसी जगह पे काम हो रहा है जिसके ऊंचाई जो है 6 मीटर है, तो वहाँ पे सेफ्टी नेट लगाना चाहिए। Yes. ठीक है, हैं? यस सर। ठीक है। सेफ्टी हार्नेस जो आपने बताया कि वो भी पहनना चाहिए, सेफ्टी हार्नेस के पार्ट्स नेम बता सकते हैं? यस सर। क्या है? सर चेस्ट स्ट्रैप, शोल्डर स्ट्रैप, लेग स्ट्रैप एंड एक बीरिंग होती है, डोर्सल बीरिंग सर, एंड टू लैनियार्ड सर, डबल लैनियार्ड एंड स्नैप हुक। डबल लैनियार्ड क्यों होती है उसमें? सर जब हाइट वर्क में कोई भी वर्कर चढ़ रहे होते हैं तो उस समय चढ़ने के लिए एक लैनियार्ड को पहले अटैच किया, देन ऊपर चढ़े, देन सेकंड लैनियार्ड को अटैच करना, ताकि अगर एक लैनियार्ड बाई चांस वर्कर फिसलते हैं, एक पाँव चढ़ते समय वर्कर फिसल रहा है, तो जो एक लैनियार्ड उसमें लगा हुआ है पहले से, स्नैप हुक लगा हुआ है सर, उससे वो बच जाता है। उससे बच जाता है। यस। जो ये सेफ्टी हार्नेस है, ये कितना लोड ले सकती है, कितना फोर्स बियर कर सकती है ये? सर 20 किलो न्यूटन 20 किलो न्यूटन अप्रॉक्स जो है इतना लोड ले सकती है। इसका आईएस कोड पता है सेफ्टी हार्नेस का? सर अभी ध्यान नहीं आ रहा सर। 3521 ऐसे कुछ है क्या? आईएस 3521। यस सर। ठीक है। अच्छा, जो सेफ्टी हार्नेस में क्या क्या इंस्पेक्शन करना चाहिए हमको, और क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, और किस तरह से यूज़ करना चाहिए, यूज़ करने का मेथड क्या है उसको? सेफ्टी हार्नेस को यूज़ करने का मेथड मीन्स उससे सर पहले उसे, हाँ सर, जैसे स्नैप हुक होते हैं वो हमेशा शोल्डर से ऊपर अटैच करनी चाहिए, जहाँ पे भी हमें अटैच करना है। अच्छा ठीक है, हमें शोल्डर से ऊपर ही उसको करना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? सर शोल्डर से ऊपर इसलिए करना चाहिए ताकि हम बाई चांस कहीं फिसलता है, कोई भी वर्कर कहीं पे फिसलता है तो ऊपर अगर वो अटैच है सर, वो आसानी से उन्हें कैच कर सकता है, आसानी से जो स्नैप हुक है और लैनियार्ड है वो आसानी से उसे कैच कर सकता है। नहीं, अगर हमने नीचे फंसा दिया तो भी तो फंसा ही रहेगा वो। सर पर उन्हें ज़्यादा लोड लगेगा, अगर वो नीचे फंसा रखे तो उन्हें ज़्यादा लोड लगेगा, जिससे उनके जो बोन्स हैं उनमें क्रैक आ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सुयश, मुझे बताइए, अगर कहीं ऐसी जगह पे हम हाइट पे काम कर रहे हैं जहाँ जाने का कोई ऐसी जगह नहीं है, जहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं, तो उसके लिए क्या चीज़ है, ऐसा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसा चीज़ है जिसको लगा के हम वहाँ पे काम कर सकें इजीली? सर स्काफोल्डिंग के थ्रू हम कर सकते हैं ना। स्काफोल्डिंग के थ्रू? यस। ओके, क्या होता है ये स्काफोल्डिंग? सर स्काफोल्डिंग एक ऐसा टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो किसी भी प्लांट को बनाने में, किसी भी इंडस्ट्री को बनाने में, किसी भी मटेरियल के सेफ्टी के लिए लगाया जाता है सर। इसलिए मेनली लगाया जाता है हाइट वर्क के लिए। कोई भी वर्कर हाइट वर्क करता है, उस समय उन्हें आसानी से वहाँ वर्क करने के लिए स्काफोल्डिंग का लगाना।
तो ये परमानेंट रहता है, कैसा रहता है? No, sir, temporary होता है। टेम्परेरी होता है। Yes. कितने टाइप्स के होते हैं इसका फोल्डिंग? So scaffoldings mainly 6 types के होते हैं। कौन कौन से? बर्ड केज स्काफोल्डिंग, कैंटिलीवर, हम्म। इंडिपेंडेंट एंड MEWP, मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म, एंड हैंगिंग स्काफोल्डिंग एंड मोबाइल स्काफोल्डिंग। मोबाइल इसका फोल्डिंग। इसका फोल्डिंग के पार्ट्स नेम बता सकते हैं आप? कंपोनेंट्स के नेम यस सर। क्या क्या होते हैं? So सोल प्लेट, बेस प्लेट, लेजर एंड टॉप रेल, मिड रेल, टो गार्ड, स्टैंडर्ड एंड ब्रेसिंग एंड सर कपलिंग वेरी गुड। एंड सर लैडर, लैडर पार्ट। ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि सोल प्लेट और बेस प्लेट कुछ नाम लिया आपने ना, यस सर। तो ये क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं ये, और क्या इनका यूज जरूरी है? यस सर। सोल प्लेट एंड बेस प्लेट जो होता है सबसे बेस में यूज़ किया जाता है सेंट का। स्काफोल्ड के सबसे बेस में इनका यूज़ किया जाता है और इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि सर जो स्काफोल्ड का वेट है उसको आसानी से नीचे ग्राउंड पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साइज क्या होता है सोल प्लेट का, क्या साइज होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए? सर 150 mm समथिंग। सोल प्लेट का। बेस प्लेट का? सर भी ध्यान देना सर। कोई बात नहीं। अच्छा, आपने बताया कि टॉप रेल, मिड रेल्स भी इनके कंपोनेंट्स नेम में बताया था, तो जो टॉप रेल होता है वो कितना उसकी हाइट होनी चाहिए टॉप रेल की? सो टॉप रेल की हाइट समथिंग 1 मीटर की होनी चाहिए। 1 मीटर समथिंग होनी चाहिए। समथिंग होनी चाहिए। यस सर। अच्छा, टो गार्ड भी यूज किया जाता है, यस सर। उसका क्या पर्पज है? टो गार्ड क्यों जरूरी है? सर टो गार्ड इसलिए जरूरी है ताकि जो मटेरियल्स हैं उनका नीचे फॉल ना हो सके, वो नीचे ही ना गिर सके सर। अच्छा, यस। और इसका फोल्डिंग बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, या क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं? सर इसका फोल्डिंग बनाते समय टो गार्ड और टॉप रेल, मिड रेल ये लगे होने आवश्यक हैं। एंड जो लैडर होती है वो सर ऐसा होता है अक्सर लैडर जो लगाते हैं वो आधे स्काफोल्डिंग तक ही लगाया जाता है। जो लैडर है उसको 1 मीटर एबव तक लगाना चाहिए ताकि जब वर्कर चढ़ रहे हैं तो अचानक वो फिसलते हुए नीचे ना गिर जाए, जिससे लैडर मतलब जो जहाँ पे भी लैंड करना है वर्कर को, उससे 1 मीटर ऊपर हाइट होनी चाहिए उसका। ऐसा लैडर की। ठीक है। लैडर को कैसे यूज करना चाहिए, क्या मेथड है लैडर के लिए कुछ? सर हाँ सर, लैडर को यूज़ करने का 3 पॉइंट मेथड होता है कि हमारी बॉडी के 3 पार्ट्स लैडर पर टच होने जरूरी है। अच्छा, कैसे, क्या? सर लाइक 2 लेग्स और 1 हैंड टच होना जरूरी है सर। 2 लेग्स 1 हैंड, या फिर 2 हैंड्स और 1 लेग, ये कंटिन्यू उसमें टच में रहना चाहिए। और क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए हमें? और सर 4:1 का रेशियो होना चाहिए सर। 4:1 का रेशियो होना चाहिए। यस सर। ठीक है। क्या 4:1 का रेशियो क्या मतलब है इसका? सर अगर हम 4 वर्टिकली लैडर को लगाते हैं तो 1 हॉरिजेंटली नीचे से उसका डिस्टेंस होना चाहिए 1 मीटर एंड 4 मीटर का डिस्टेंस। अगर 4 मीटर ऊपर है तो 1 मीटर उसका हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस होना होना चाहिए। चाहिए। ठीक है। और क्या पॉइंट्स हमको ध्यान देना चाहिए लैडर में? सर लैडर को हमेशा पकड़ते हुए अप एंड डाउन चढ़ना चाहिए। ऐसा होता है कई वर्कर्स खाली सामान को सिर में रख के और सिर में उस सामान को पकड़ के दोनों पैर से चलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 3 पॉइंट्स हमेशा अटैच होने जरूरी है। ठीक है। एंड जो लैडर होती है उसको ज़्यादा वर्टिकली लगाना जरूरी नहीं है। 4:1 का रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। अगर डिग्री की बात करें तो कितना डिग्री एंगल होना चाहिए? तो 75 डिग्री एंगल होना 75 डिग्री एंगल। चाहिए। और कुछ ऐसा है कि हमको लैडर की तरफ फेस करके चढ़ना चाहिए, या फिर कैसे भी चढ़ सकते हैं? लैडर की ओर को फेस करना है सर, बहुत ज़्यादा जरूरी है, उससे बैलेंस बना रहता है। उससे बैलेंस बना रहता है। यस। ठीक है। लैडर को बांधना जरूरी है क्या? दोस्तों अगर हमने 4:1 का रेशियो मेंटेन किया है, 75 डिग्री एंगल है और हम अगर अच्छे से चढ़ उतर रहे हैं तो उसे बाद में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बांधना जरूरी नहीं है। उतना ज़रूरी नहीं रहता सर। पर कभी वो स्लिप कर गया, फिर मान लो नीचे का जो सरफेस है वो थोड़ा सा चिकना है। हाँ, ऐसे केस में सही बांधना जरूरी है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं। नहीं, हमको बांध के रखना चाहिए। ठीक है। Yes, sir. उसको ऊपर से भी और नीचे से भी, ताकि वो सिक्योर हो सके, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहे जो वर्कर ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। और एक टाइम में एक ही वर्कर जो है उस पर चढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2-3 लोग एक साथ उस पर चढ़ रहे हैं। ठीक है। Yes, sir.
चलिए बहुत अच्छा सुयस। और इसका फोल्डिंग में कुछ टैग्स वगैरह भी यूज करते हैं क्या? यस सर, 3 कलर्स टैग यूज़ किया जाता है, ग्रीन, रेड एंड येलो। सर ग्रीन टैग मीन्स अब आपको, अब इसका फोल्ड जो है पूरा प्रॉपर तैयार हो चुका है, अब इसमें वर्क कर सकते हैं। रेड टैग मीन्स डेंजर, सर रेड कलर डेंजर को इंडिकेट करता है, मीन्स अभी ये कार्य प्रगति का है, मीन्स कार्य चल रहा है अभी, ये बिल्कुल भी आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। येलो टैग मेनली ऐसा होता है कि हाँ इसका फोल्ड बन चुका है या फिर थोड़ी बहुत इसकी इंस्पेक्शन बाकी है, वर्कर इसमें काम नहीं कर सकते, कुछ मेन जो टीम होती है वो इसमें आ सकती है। ठीक है। सुयस, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज में और भी काम होते हैं जिसमें कुछ लिफ्टिंग्स वगैरह होते हैं या कोई मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है, ठीक है ना? तो उसके लिए हम कई बार जो है कुछ मैनुअली उसको सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं। कई बार हमें क्रेन वगैरह भी यूज करनी पड़ती है, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि अगर हम किसी मटेरियल को मैनुअली हमको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है या उठाना है, ठीक है, तो पुल करना है, पुश करना है, कोई भी ऐसा काम करना है, तो वो मैनुअल लिफ्टिंग में हमें किन किन फैक्टर्स पे वर्क करना चाहिए? सर मैनुअल लिफ्टिंग में मेनली अगर हैवी लोड है, ज़्यादा हैवी लोड है, तो उसे 2 या 4 लोग आसानी से उठा के ले जा सकते हैं। कभी भी एक किसी वर्कर को हैवी लोड उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मतलब उससे नहीं उठवाना चाहिए। और हर किसी वर्कर की अपनी अपनी कैपेसिटी हो सर लोड उठाने की, उस हिसाब से उसे लोड उठाना चाहिए। एंड सर ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए लोड को उठाते समय, एक प्लेस से अनदर प्लेस ले जाते समय। यस, बस यही ध्यान देंगे। अगर हमें क्रेन वर्क यूज़ करना हो तो क्रेन में क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेस हमको चेक करनी चाहिए? क्रेन में हमें मेनली उसके क्रेन के साथ आउटरिगर्स हमें देखने चाहिए, वो अच्छे से एडजस्ट होने चाहिए और ज़्यादा लूज सॉइल नहीं होनी चाहिए जहाँ पे भी हमें क्रेन को लगाना है। एंड क्रेन को हमेशा एक मेन जो प्लेन बेस पर रखना चाहिए हमेशा। ये तो आप प्रिकॉशंस बता रहे हैं, मैंने सेफ्टी डिवाइस पूछे क्रेन के। सेफ्टी डिवाइसेस लाइक उसके जो पार्ट्स हैं सर, हाँ, उन्हें उसमें मतलब ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो सेफ्टी पर्पज से लगाए गए हैं, वही सेफ्टी डिवाइस हुए ना? वो क्या क्या है? सर क्रेन का हुक, जो क्रेन का मेन हुक होता है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट को अटैच किया है। हुक तो सेफ्टी डिवाइस नहीं है। हुक लैच आता है एक, यस सर। जो हुक में से जो अगर रोप आपने जो बांधी है जिस लोड को उसमें टांग रखा है आपने, यस वो निकल के बाहर ना आ जाए उसके लिए एक सेफ्टी लैच लगा होता है उसमें, यस सर। हुक लैच भी बोलते हैं, वो सेफ्टी डिवाइस है। और ऐसी क्या चीज़ें सेफ्टी पर्पज से लगाई गई है क्रेन में? हॉर्न, रिवर्स हॉर्न, इंडिकेटर, लोड इंडिकेटर, सुना है ऐसा कुछ? यस सर। तो ये है ना सेफ्टी डिवाइसेस। यस चलो सर प्रिकॉशंस बता दो आप, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए हमको? सो आउटरिगर्स हमेशा अटैच होनी चाहिए एंड लूज सॉइल नहीं होनी चाहिए, उसे एक प्लेन बेस पर लगानी चाहिए क्रेन को। ठीक है। एंड कभी भी जब क्रेन से ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं तो उसका ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। एंड सर वेदर उसके लिए कैसे, मतलब वो हिले ना, मूवमेंट ना हो तो क्या करना चाहिए? कुछ है उसका उपाय, सॉल्यूशन है उसका कुछ? यस सर, क्या? उसको आराम से उठा के, अच्छे से उठा के सर नहीं, आराम से हम उठा रहे हैं बट अपना लोड एक वो इधर उधर हिल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, झोल मार रहा है जिसको वर्कर बोलते हैं, तो वो अगर हो रहा है तो उससे क्रेन की कैपेसिटी में फर्क पड़ सकता है, मतलब ना? यस सर। हाँ, क्रेन का बैलेंस भी डिसबैलेंस हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या ऐसा करेंगे? सर पहले तो हम वेदर चेक करेंगे क्योंकि इसमें वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाँ, क्या वेदर कंडीशन क्या चेक करनी चाहिए हमें? सर जैसे अगर ज़्यादा बारिश या आंधी तूफान का मौसम हो रहा है तो उस समय कोई भी लोडिंग अनलोडिंग नहीं करनी चाहिए सर। कितना, मतलब कितनी हवा चल रही है तो हमको नहीं करनी चाहिए लोडिंग अनलोडिंग, या क्रेन वर्क यूज़ नहीं करना चाहिए? ऐसा कोई स्टैंडर्ड ऐसा कुछ है क्या? सर है, अभी ध्यान नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो जो आपने बताया हमने जो किया ना, तो उसके लिए टैग लाइन, एक रोप रस्सी बांध के रखते हैं ताकि ये बैलेंस जो है इसका इधर उधर
ना भागे ज़्यादा, हिले ना, कहीं किसी स्ट्रक्चर से, किसी बॉडी से टकराए ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें टैग लाइन रस्सी बांध के रखते हैं, जिससे आदमी उसको मैनुअली दूर से उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, लिफ्टिंग में एक वर्ड आता है टेंडम लिफ्टिंग। व्हाट इज टेंडम लिफ्टिंग? टेंडम लिफ्टिंग ध्यान टेंडम मतलब क्या होता है? नहीं सुना? नहीं। ठीक है। कुछ इसमें जो मतलब ऐसा कुछ लीगल कोई रूल है कि क्या क्या हमको क्रेन वर्क में क्या क्या कुछ लीगली हमको मेंटेन करना चाहिए? यस सर, जो क्रेन ऑपरेटर होता है सर, वो अप्रूव्ड होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। एंड इसमें सिग्नल देने वाला सर एक अलग से होना चाहिए, वो भी अप्रूव्ड लाइसेंस वाला होना चाहिए। एंड सर इसमें एक रिगर होते हैं जो मेनली जिनकी प्रेजेंस में ये सब काम किया जाता है सर, तो वो भी अप्रूव्ड होने चाहिए। और कुछ ऐसा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लेने चाहिए क्रेन वर्क से पहले? चलो एक दो तो आपने बता दिया कि लाइसेंस ऑपरेटर का लेना है हमको, Yes, sir. रजिस्ट्रेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उसके अलावा और कोई टीपीआई सुना है कुछ? Yes, sir, थर्ड पार्टी third party इंस्पेक्शन inspection. क्या होता है ये? सर इसमें मे बी गवर्नमेंट अप्रूवल होना जरूरी है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में, जिससे कि कोई भी क्रेन में लोडिंग अनलोडिंग जो वर्क होगा वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। कोई सेक्शन, कोई ऐसा लीगल कोई रूल है, कोई सेक्शन ऐसा? फैक्ट्री एक्ट पढ़ा है आपने? यस सर। फैक्ट्री क्या होती है? सर कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे 20 मजदूर बिना किसी विद्युत की सहायता से कोई भी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, उसे कहते हैं फैक्ट्री। या जहाँ 10 मजदूर विद्युत की सहायता से किसी भी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, वो फैक्ट्री कहलाती है। तो इसी फैक्ट्री एक्ट में कोई ऐसा रूल लिखा है जो क्रेन का जो हम बात कर रहे हैं अभी, कि ये रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है, ऐसा होना ज़रूरी है? कोई ऐसा है रूल? आइडिया नहीं है। ठीक है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था जो आपने पढ़ा? उसमें आपको क्या फेवरेट टॉपिक या ऐसा कुछ? सर सेफ्टी, अच्छा सेफ्टी एंड फायर। मतलब पर्टिकुलर कोई टॉपिक ऐसा जिसमें लगता हो कि हाँ इसमें मेरा बहुत अच्छा कमाल है? सर फायर में ही सही है। फायर में क्या? सर फायर में है आपको ना। हाउस पाइप जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? सर हाउस पाइप जो होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं। सर पर्कुलेटिंग होज एंड नॉन पर्कुलेटिंग होज। एंड सर 3 टाइप्स के, पर्कुलेटिंग, नॉन पर्कुलेटिंग एंड होज रील होज। अच्छा, ये तो क्वालिटी में आपने टाइप बता दिया। आपने कोई सक्शन हॉज, डिलीवरी हॉज ऐसे सुने? यस। ये क्या होते हैं? सक्शन होज एंड डिलीवरी होज। सर जो सक्शन होज होता है वो मेनली अटैच किया जाता है किसी भी फायर हाइड्रेंट पे, जहाँ से वाटर को होज द्वारा सक किया जाता है। एंड डिलीवरी होज द्वारा वन प्लेस से अनदर प्लेस तक वाटर को पहुँचाया जाता है। अच्छा, ठीक है। अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है और आप वहाँ पे एक एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आपको पता लग गया कि यहाँ पे आग लग गई, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप क्या करेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले वहाँ पर वहाँ पर सबसे पहले सायरन बजाया जाएगा, उनको सिग्नल किया जाएगा कि आप सब यहाँ से हट जाइए, फायर लगी है। एंड वहाँ से जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी वहाँ प्रेजेंट पर्सन्स हैं, उन सबको वहाँ से हटा दिया जाएगा सर।
अच्छा। एंड उसके बाद सर फायर लगी है, अगर फायर ने ज़्यादा बड़ा रूप ले लिया है तो सर उसके बाद वही फायर होज लाया जाएगा एंड फायर हाइड्रेंट से अटैच करके फायर को बुझाने की तैयारी की जाएगी सर। अच्छा, फायर ब्रिगेड को भी कॉल करेंगे? यस सर, फायर ब्रिगेड क्या नंबर होता है फायर ब्रिगेड का? सर 112 सर। 112? यस ये फायर ब्रिगेड का होता है पर्टिकुलर? सर, ये ऑल इमरजेंसी। ऑल इमरजेंसी है ना? यस तो पर्टिकुलर फायर ब्रिगेड को अगर बुलाना हो, आप ऑल इमरजेंसी पे भी इन्फॉर्म करके बता सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर कोई नंबर होता है फायर ब्रिगेड का? सर 109। 109 तो महिला हेल्पलाइन नंबर होता है। सर भी ध्यान दें। 101 सुना है? यस सर। हाँ, 101 जो है फायर। फायर ब्रिगेड का ही होता है, फायर सर्विस का ही लिए होता है ये। ठीक है। यस सर। तो सुरेश, अभी आपको काफ़ी तैयारी की ज़रूरत है, यस सर। काफ़ी चीज़ें आपको पता है, अच्छा है, बट अभी और थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। यस ठीक है। तो आपको जो है यहाँ काम के साथ साथ थोड़ा अपना जो पढ़ाई आपकी थोड़ी अधूरी रह गई, कमी रह गई है, उसको भी पूरा करना होगा। यस तो कर पाएंगे इतनी मेहनत आप? यस सर। 12 घंटे मेहनत कर पाएंगे आप? यस सर, कोशिश पूरी रहेगी सर। कोशिश पूरी रहेगी। चलिए ठीक है सुरेश, हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। यस सर। ठीक है, आपका CV है हमारे पास, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू।